नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय B21 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने कोशिका द्रव्य, अंतर्द्रव्य जालिका के प्रकार, राइबोसोम, गोल्जिकाय और कार्य, गोल्जिकाय के कार्य, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में अपन लवक के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कोशिका, और कोशिका में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लवक। मैंने कई वीडियो जनरल साइंस पर अपलोड कर दिए, उनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लेकिन पहले आप इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। हम बात करते हैं लवक की। लवक केवल पादप कोशिका और प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। लवक कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरे रहते हैं। लवक का आकार अंडाकार, गोलाकार या अन्य भिन्न भिन्न आकृतियों में हो सकता है। अब आपको कोई पूछे कि भाई लवक के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बताना है लवक के 3 प्रकार होते हैं। अवर्णी लवक जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, वर्णी लवक जिसको हम क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, और हरित लवक जिसे हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ल्यूकोप्लास्ट की हम बात करें तो ये पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। और सूर्य के प्रकाश से वंचित कौन रहता है? जड़ें, भूमि, तना। क्लियर? यानी भूमि के अंदर जो तना होता है वो क्या रहता है? वंचित रहता है सूर्य के प्रकाश से। अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, वर्णी लवक। वर्णी लवक रंगीन होते हैं, लाल, पीले, नारंगी रंग के भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये पौधों में पुष्प, फल, बीज आदि रंगीन भाग में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट की यदि हम बात करें तो ये हरे रंग का पदार्थ होता है, इसको हम पर्णहरित के नाम से जानते हैं, और इसकी मदद से क्या होता है? पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ल्यूकोप्लास्ट की यदि हम बात करें तो इसका काम स्टोर्च कणिका, एक तेल बिंदु का निर्माण करना और उसका संग्रहण करना है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आपको ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट तीनों के बारे में अच्छे से समझा दिया है। अब हम बात करते हैं रसदानियों के बारे में। रसदानियाँ चारों ओर से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा आवृत होती है, इसे हम ट्रोनोप्लास्ट कहते हैं। जंतु कोशिका में इसका आकार छोटा होता है, जबकि पादप कोशिका में इसका आकार बड़ा होता है। किसका? रसदानी का। कार्य, रसदानी के कार्यों की यदि हम बात करें तो जंतु कोशिका में ये जन संतुलन बनाए रखती है, पादप कोशिका में स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। एक कोशिकीय जीवों में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम भी रसदानी करती है। अब हम बात करते हैं तारक काय के बारे में। वान बेंडन ने सर्वप्रथम इसे देखा था। बोवेरी ने 1888 ईस्वी में इसकी संरचना व कार्य के बारे में बता दिया था। ये जो तारक काय है ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोई पूछे तारक काय की आकृति कैसी होती है तो आपको बता देना है बेलनाकार होती है। तारक काय के कार्यों की बात कर लेते हैं। जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है, ठीक है। सीलिया व फ्लैंजेला के निर्माण में भी ये सहायक होता है। चलिए अब हम कोशिका के तीसरे पार्ट की बात करते हैं, और तीसरा जो पार्ट है वो है केंद्रक। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि साइंस जैसे राजस्थान जीके, इसके अलावा बहुत सी सब्जेक्ट के जो क्विज टेस्ट है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। यदि आपको क्विज टेस्ट में एनरोल करना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप हमारे वेबसाइट पर एनरोल कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। उसके बाद आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो लीजिए, वहाँ पर मैं आपको समय समय पर क्विज टेस्ट की सूचना देता रहूँगा। चलिए हम बात कर रहे थे केंद्रक की। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका द्रव्य के मध्य गोल गाढ़ी संरचना होती है जिसको हम केंद्रक कहते हैं। यहाँ कोशिका का प्रमुख अंग होता है जो कोशिका के प्रबंधक के समान काम करता है, यानी मैनेजमेंट का काम कौन करता है? केंद्रक। इसमें उपस्थित केंद्रक छिद्र, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य ये पदार्थों का आदान प्रदान करने का काम करते हैं।
केंद्रक की बात करें तो केंद्रक में धागेनुमा पदार्थ के जाल के रूप में फैला रहता है और जिसे हम क्रोमेटिड कहते हैं। और ये क्रोमेटिड जो नाम है ये फ्लेमिंग ने दिया था। क्रोमेटिड डीएनए के बने होते हैं और डीएनए का पूरा नाम यदि आपको कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कार्य की। केंद्रक का कार्य क्या है? उपापचय व रासायनिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए भी उत्पन्न करता है। अब हम बात करते हैं केंद्रिका के बारे में। केंद्रिका केंद्रक द्रव में पाई जाती है और छोटी सी गोलाकार अंडाकार संरचना होती है। इसका कार्य राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण करना होता है। गुणसूत्रों की बात कर लेते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर छोटी व मोटी छड़ में परिवर्तित होते हैं। इसे हम गुणसूत्र कहते हैं। कोशिका में गुणसूत्र महीन, लंबे व अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में पाए जाते हैं। गुणसूत्रों में अनेक जीन स्थित होते हैं। जीन डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है। यह जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। जीन गुणसूत्रों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक लक्षण हस्तांतरित होते रहते हैं। अतः हम गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक भी कह सकते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको गुणसूत्र के बारे में बता दी, इसको आप अच्छे से याद रखना। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र के भाग। तो गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। पहला भाग पेलिकल, ये बाहरी आवरण होता है। दूसरा भाग मैट्रिक्स, ये पेलिकल से घिरा हुआ भाग होता है। तीसरा क्रोमेटिड्स, ये मैट्रिक में 2 समानांतर कुंडलित धागों के समान एक रचना होती है जो गुणसूत्र की पूरी लंबाई में उपस्थित होती है। उसे हम क्रोमेनिमाटा भी कह सकते हैं। प्रत्येक क्रोमेनिमाटा को एक क्रोमेटिड कहते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास समाप्त करते हैं और आज मैंने क्या क्या आपको बताया उसके बारे में डिटेल वापस थोड़ी सी दे देता हूँ। आज हमने लवक के बारे में देखा, लवक के प्रकार देखे। लवक 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। रसदानियों के बारे में हमने जाना, रसदानियों के कार्य जाने। तारकाय के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया और इसके अलावा हमने केंद्रक के बारे में पढ़ लिया। केंद्रक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। केंद्र के कार्य पूछे तो आप बता देना। केंद्रिका किसे कहते हैं? केंद्र के अंदर पाई जाती है। गुणसूत्र के बारे में हमने आज जान लिया। क्रोमेटिड जालिका के धागेनुमा संरचना होती है, महीन होते हैं, लंबे होते हैं। इसके अलावा गुणसूत्रों में जीन स्थित होते हैं और जीन डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है। ये सारी चीज़ें हमने जान ली। गुणसूत्र के जो भाग होते हैं 3 भाग, उसके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।